लाइफ प्रोसेस से लेके आर एनवायरमेंट तक पांचों चैप्टर मैंने डन कर लिए हैं, एनसीईआरटी भी रीड कर ली है, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए हैं। लेकिन हाफ ईयरली में प्री बोर्ड 1 में, प्री बोर्ड 2 में 40-50 के ऊपर मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? तो प्रॉब्लम बेटा तुम्हारे सिलेबस कंप्लीशन में ही नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारे राइट अप्रोच में, तुम्हारे मेथड्स में और तुम्हारी स्ट्रैटेजीज में। और आज हम लोग यही स्ट्रैटेजीज डिस्कस करने वाले हैं जिसको फॉलो करके तुम अपने बायोलॉजी के मार्क्स को बूस्ट कर सकते हो। लेकिन हम लोग ये डोरेमोन के ब्रेड की बात नहीं करने वाले हैं आज के, जिसको खा के तुम्हारे मार्क्स बूस्ट हो जाएंगे। नहीं, हम लोग कुछ स्ट्रैटेजीज की बात करने वाले हैं जो तुम्हें अपने माइंड में बसानी है, लिखना नहीं है कॉपी पेन में, तुम्हें माइंड में रखना है। हेलो, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं तुम्हारी बायोलॉजी मेंट ऑफ फिजा और आज हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जो कि तुम्हारे एग्जाम टाइम में तुम्हें बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। और ये वो पॉइंट्स हैं जो कि शायद तुम्हारे स्कूल टीचर ने भी तुम्हें नहीं बताया होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, तुम्हारे एग्जाम में तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, वेदर इट इज योर प्री बोर्ड और बोर्ड्स एग्जाम। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम अपने बच्चों का नहीं लेना है, ठीक है। हाल मुलाकात तो होती रहेगी हमारे बच्चों के साथ। अभी हमें डिस्कस करना है भाई कि तुम्हारी प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन, सारे के सारे प्रॉब्लम और सोल्यूशन हम एक ही साथ डिस्कस करेंगे। और कैसे अपने आंसर राइटिंग को बहुत सुंदर बनाना है, बहुत अच्छा बनाना है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। पहली बात देखना है कि भाई हमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। आपकी प्रॉब्लम आपका हार्डवर्क नहीं है, जितना आप भाई रात में 8-8 घंटे पढ़ते हो, भाई वो प्रॉब्लम आपने सोल्यूशन निकाल लिया है। 8 घंटे पढ़ना है, लेकिन किस वे से पढ़ना है, राइट अप्रोच क्या होना चाहिए, मैं तुम्हें बताऊंगी। भाई तुमने एनसीईआरटी कवर टू कवर सब कवर कर लिया है, ठीक है भाई, लेकिन तब भी तुम्हारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, सही आंसर ही नहीं आ रहा है, फ्रस्ट्रेटेड हो, कंफ्यूज हो और ये कोशिश जानने में लगे हो कि भाई कहाँ पर मेरे मार्क्स मिस हो रहे हैं। तो भाई प्रॉब्लम तुम्हारे एफर्ट्स नहीं है, ना मुन्ना ना, प्रॉब्लम तुम्हारे एफर्ट्स नहीं है। तुम एफर्ट्स अच्छे तरीके से डालो, तुम्हारी नियत बिल्कुल साफ है, लेकिन कैसे तुम एनसीईआरटी को, द गॉड ऑफ सीबीएसई, एनसीईआरटी को यूज कर रहे हो वो तुम्हें नहीं पता है, ठीक है। तो सीबीएसई में एनसीईआरटी को यूज करने के राइट मेथड सारे बच्चों को, चाहे वो 10th के हो चाहे वो 12th के हो, सारे बच्चों को पता होने चाहिए। कुछ गोल्डन रूल हैं बायोलॉजी के, इसको अपने माइंड की नोटबुक में नोट करके रखो, काम आएंगे। क्वेश्चन जो आते हैं ना सारे के सारे हमारे पूरे एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है मैं बताऊंगी, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। एनसीईआरटी में अब ऐसे देखो, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं जिक्र ही नहीं होता है, लेकिन वो क्वेश्चन आते हैं और वो एनसीईआरटी से ही बोले जाते हैं कि एनसीईआरटी से आए। तो कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी होती है जिनको यूज करके वो क्वेश्चन बनाए जाते हैं। वो कैसे छाटना है मैं तुम्हें बताऊंगी। डायग्राम्स बहुत जरूरी होते हैं, उनके साथ हो या ना कहानी नॉन नेगोशिएबल होते हैं। भाई डायग्राम्स को अच्छे से बनाना है, कैसे बनाना है मैं तुम्हें बताऊंगी, ठीक है। एनसीईआरटी को सबसे पहले एनसीईआरटी की बात करते हैं, सबसे बड़े पहलू से नीचे उतरते हैं भाई, एनसीईआरटी की बात करते हैं। एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है भाई, सबसे पहले देखो यहाँ पर, सबसे पहले पहला 3 रीडिंग करनी है। 3 रीडिंग होती है ना, 3 रीडिंग करनी है, ठीक है। लेवल फर्स्ट में एनसीईआरटी को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए पढ़ना है। एनसीईआरटी खोली तुमने, ठीक है, एनसीईआरटी को समझने के लिए पढ़ना है। दूसरी बात है एनसीईआरटी को अब इसलिए पढ़ना है दूसरी रीडिंग में कि हम वहां से कीवर्ड को हंट कर सके। जो हमने कीवर्ड शायद पहली रीडिंग में मिस किए थे, अब वो कीवर्ड्स हंट करने हैं, वो कीवर्ड्स निकालने हैं। और तुम्हें यहाँ पर इस रीडिंग में तुम्हें यहाँ पर सुंदर सुंदर हाईलाइटर, या फिर तुम्हारे पास नहीं है हाईलाइटर तो पेंसिल की जरूरत है, ठीक है भाई। सारी डेफिनेशन को सर्कल करो, सारी डेफिनेशन को मार्क करो, ठीक है। बोल्ड टर्म को हाईलाइट करो और जो भी तुम्हें अच्छे टर्म दिख रहे हैं जिससे तुम्हें लग रहा है कि क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हाईलाइट करो। और थर्ड रीडिंग तुम्हें इसलिए करनी है, अब तुम्हें देखना है कि भाई इस पैराग्राफ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तुमने अगर क्वेश्चन बना लिए तो तुम एग्जामिनर से ऊपर हो जाओगे भाई। एग्जामिनर ने तो जो क्वेश्चन दिए हैं वो बाद में बनाएगा, लेकिन तुमने पहले बना लिया, तुम्हें पता है इस पैराग्राफ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। नाउ यू आर हीरो। तो 0 से हीरो बनने के लिए 3 रीडिंग करनी है, बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं भाई इस पेज को, देखो पेज में दिख रहा है भाई, ये पेज तुमने एनसीईआरटी में देखा भाई, मैंने भी एनसीईआरटी से उठाया, तब ये बुकमार्क ये है, ठीक है, बुकमार्क कह रही हूँ भाई, चलो भाई वाटर मार्क। अब देखो, अब तुमने एनसीईआरटी को पढ़ा, ये लाइन को अच्छे से पढ़ो भाई। ये पूरा ना हमारे माउथ से लेके, और यहाँ पर अभी तो स्टमक की बात हो रही है, दूसरे पेज में पूरा एनस तक की बात हो रही है। तो भाई माउथ से लेके हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हो रही है। ये लाइन कह रही है
ये लाइन यहाँ पर लिखी है कि भाई जो हमारा सलाइवा होता है वो एंजाइम कंटेन करता है सिलेब्री अमाइलेज, ठीक है, जो कि ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को, जो कि एक कॉम्प्लेक्स शुगर है, ठीक है, और उसको एक सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन करता है। अब हमें सिर्फ ये बताया गया, इसके आगे कुछ नहीं बताया गया, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता है व्हेन वी ईट स्टार्ची फूड, व्हेन वी च्यू स्टार्ची फूड, देन इट टेस्ट लाइक स्वीट इन आवर माउथ, एक्सप्लेन व्हाई, गिव रीजन। अब भाई यहाँ से क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन कहीं एनसीईआरटी में नहीं दिए, कैसे आया? तो तुम्हें यही चीजें समझनी है, तुम्हें यही लाइन का मतलब समझना है कि क्या कहना चाह रहा है। तो ये कहना चाह रहा है कि भाई सलाइवा में सिलेब्री अमाइलेज होता है, जो कि स्टार्च सिंपल शुगर कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन करता है। स्टार्च को ब्रेक डाउन कर रहा है, सिंपल शुगर में कॉम्प्लेक्स था, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था, उसको सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन कर रहा है। तभी जो स्टार्ची चीज होती है ना, वो माउथ में सिलेब्री अमाइलेज के साथ मिलके हमें स्वीट स्वीट सी लगती है। तो तुम्हें ऐसे ही एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन समझना है, समझे मेरे भाइयों? आगे बढ़ते हैं भाई, यही बताना चाह रही थी मैं तुमको। चलो भाई, सीबीएसई में आंसर राइटिंग फॉर्मूला क्या होता है भाई, आंसर कैसे राइट करना है, कैसे सही अपनी प्रेजेंटेशन को लगना है। एग्जामिनर तुम्हारे रिश्तेदार तो है नहीं कि भाई अरे वाह इस रोल में बड़ी कॉपी, हम तो इसको पूरे मार्क्स देंगे, नहीं, प्रेजेंटेशन तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए। आंसर राइटिंग फॉर्मूला क्या होता है, कोई क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तुम उसका सबसे पहले उसके डायरेक्ट आंसर दो। जो क्वेश्चन पूछा गया है, सपोज करो यही वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई हम च्यू करते हैं तो हमें क्यों सलाइवा के प्रेजेंस में नहीं दिया होगा, क्यों स्वीट लगता है स्टार्ची फूड, ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर लिख दोगे, ठीक है। फिर उसका पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करोगे कि क्यों लगता है, हाउ एंड व्हाई भी एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। देन उसको, अच्छा अब यहाँ पर तो कोई विजुअल सपोर्ट आप बना नहीं सकते, ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जैसे कि एक्सप्लेन डबल सर्कुलेशन, तो डबल सर्कुलेशन में आप डबल सर्कुलेशन होता क्या है, ठीक है, कैसे होता है, उसको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करोगे और डबल सर्कुलेशन का डायग्राम बना के दोगे। तो आपको ये 3 वे से अच्छा डायग्राम, अच्छा अपना आंसर लिखना है, अपने प्रेजेंटेशन को ऐसे ही अच्छा बनाना है, ठीक है। डायरेक्ट आंसर लिखना है, फिर पॉइंट बाय पॉइंट आंसर लिखना है, उसमें बताना है हाउ, व्हेन, वेयर, ठीक है, और बताना है भाई एक डायग्राम को अच्छे से बना के। अब केस बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, हॉट्स होते हैं, उसको कैसे करना है मैम, ये बहुत दिक्कत आती है हमें एग्जाम में। तो इसका भी सिंपल सा सॉल्यूशन है कि भाई तुम पहले केस स्टडी को अच्छे से पढ़ो और तुम ये थिंक करने की कोशिश करो कि वो जो लाइन है, शायद वो वर्ड्स बदल के दिया गया है, वो जो वर्ड्स हैं, वो जो कंसेप्ट है, वो किस एनसीईआरटी के पेज से आया है, किस एनसीईआरटी के पेज से आया है, या फिर चैप्टर तो तुम्हें पता होगा किस पेज से आया है। वो पेज के बारे में सोचो कि वहां पर कौन सा कंसेप्ट दिया गया है, क्या एक्सप्लेन करना चाहता है, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें केस बेस के जो क्वेश्चन दिए रहते हैं उसका लास्ट क्वेश्चन देखना है, वहीं से तुम्हारा गेम पूरा पलट जाएगा, वहीं से तुम्हें आइडिया क्लियर हो जाएंगे। अब ये चीजें ना तुम अपने प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर को उठा के करना, ठीक है, और फिर देखना कि तुम्हारे मार्क्स सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना, केस बेस की स्टडी में जो लैंग्वेज है उसको रियल लाइफ एप्लीकेशन में लाना। सपोज करो इट इज ऑल अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, वहां पर सब चीजें बताई हैं, आर्टरीज, वेन के बारे में बताया, क्वेश्चन पूछ लिया गया है व्हाई दिस वेन इज थिकर देन दिस वेन, ठीक है, व्हाई दिस आर्टरी इज थिकर देन दिस आर्टरी। तो तुम्हें क्वेश्चन दिए गए हैं, अब तुम केस बेस स्टडी को अच्छे से पढ़ के तो वहां पर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, क्योंकि तुमने कंसेप्ट पढ़ा है, केस बेस से तुम्हें हिंट करने के लिए है, ठीक है। तो तुम्हें एनसीईआरटी को अच्छे से मास्टर करके जाना है। और फिर लास्ट चीज आती है कि भाई डायग्राम और फ्लो चार्ट, भाई फ्री मार्क जोन है, गेम पलट सकते हैं। फ्लो चार्ट अच्छे से बनाओ, अगर तुम्हें किसी चीज का कुछ एक्सप्लेनेशन पूछा गया है और तुम चाहते हो कि भाई उसको सब हेडिंग से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो उसको सब हेडिंग से एक्सप्लेन करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब क्या पूछा गया है, अब देखो डायग्राम कैसे बनाना है। डायग्राम को हमेशा सिंपल सा रखना है, ठीक है, कुछ उसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, सिंपल सा रखना है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, शेडिंग वेडिंग नहीं करनी, कलर नहीं करना, नहीं, सिंपल सा बनाना है, पेंसिल से बनाना है। नीले, काले, हरे, पीले, गुलाबी पेन को यूज करना बंद कर दो, ठीक है। हर चीज को लेबल करना है, लेकिन लेबल क्लियर होना चाहिए। और आप अगर कोई डायग्राम बना रहे हो तो ऐसे लेबलिंग होनी चाहिए, ऐसी सीधे लाइन की, स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि भाई तुमने डायग्राम बनाया, मैम ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ऐसा नहीं कर रहा है भाई, ठीक है।
और डायग्राम अगर तुम बना रहे हो, वैसे नहीं कि मैम ने कहा है कि हर क्वेश्चन में तुम डायग्राम बना के आ रहे हो, तुम कुछ भी इररिलेवेंट डायग्राम बना के आ रहे हो, ठीक है। तुमसे वेन के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा गया तो तुम पूरा हार्ड बना के आ रहे हो, नहीं, इररिलेवेंट डायग्राम नहीं बनाना है, ठीक है। तुम्हें रिलेवेंट डायग्राम बनाना है, जहां पर जरूरत लग रही है वहीं पर डायग्राम बनाओ, ठीक है। और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है तुम्हें क्वेश्चन पढ़ते हुए, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। नेफ्रॉन का डायग्राम बनाया तो न्यूरॉन का मत बना के और नेफ्रॉन का ही बना के, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। पहले के 15 मिनट क्वेश्चन को रीड करने में दो। रिवीजन स्ट्रैटेजी, रिवीजन कैसे करना है, तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। लास्ट 30 डेज ही ऑलमोस्ट बचे हुए हैं, तो सबसे पहले भाई तुमने जो शॉर्ट नोट्स अपने बनाए हैं, नहीं बनाए हैं तो एक बार एनसीईआरटी की 3 बार रीडिंग करके शॉर्ट नोट अच्छे से बना लो अपने लैंग्वेज के, ठीक है, किसी का कॉपी करके नहीं। देन तुमने जो भी 24 आवर्स में पढ़ा है, पिछले 24 घंटे में, हर दिन तुम्हें फॉलो करना है। अब बेटा देखो, मुझे नहीं लगता कि भाई वो टाइम टेबल जो तुम लोग अपने कबर्ड्स पे लगाते हो, ठीक है, कि मंडे को ये पढ़ेंगे, ट्यूसडे को ये पढ़ेंगे, थर्सडे को ये पढ़ेंगे, नहीं, वो कभी फॉलो नहीं होता, ना मुझसे आज तक फॉलो हुआ है, ना मुझे लगता है कि तुम फॉलो करते होगे, ठीक है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है भाई, तुम्हें बस अपने डेडिकेशन से तुम्हें एक चैप्टर, एक या फिर टॉपिक लेके बैठना है, एक सब्जेक्ट लेके बैठना है उसके। अब ये बायोलॉजी की नहीं, ये सारे सब्जेक्ट की बात है, ठीक है। उस क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, क्या क्या पढ़ा, क्या क्या टॉपिक में इंपॉर्टेंट था वो चीजें किया, पिछले 24 घंटे में तुमने क्या किया उसको एक बार बैठ के समराइज करो 1-2 घंटे का टाइम निकाल के, ठीक है, ताकि तुम कभी भी भूलो ना। देन लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी, अच्छा बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है ना कि ये बुक खरीद लेते हैं, लास्ट में वो बुक खरीद लेते हैं, इसमें ये पढ़ लेते हैं, उसमें पढ़ नहीं करना है भाई, तुम्हें एक ही बुक पे फोकस रखना है, तुम्हें हजारों बुक नहीं खरीदनी है। अब जो भी तुमने पूरे साल में पढ़ा है, पूरे 11 महीनों में पढ़ा है, वही लास्ट के 1 महीने में पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ उसी चीज का रिवीजन करते हुए चलो, ठीक है। अपना रिवीजन तुम उसी चीज से करो जिस चीज से तुमने सिलेबस कंप्लीट किया है, और यही तुम्हारा सक्सेस फॉर्मूला था कि भाई मास्टर करो 3 लेवल्स में एनसीईआरटी को, राइटिंग पर फोकस करो, आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी जिस तरीके से मैंने बताई है, केस बेस्ड थिंकिंग को प्रैक्टिस करते हुए चलो, डायग्राम को प्रैक्टिस करते हुए चलो, कॉन्फिडेंटली बनाओ डायग्राम, और रिवाइज करते हुए चलो बिना किसी चिंता परेशानी के। तुम सोचते हो एग्जामिनर टॉपर जो होता है उसके पास अलग दिमाग होता है, उसका सेरिब्रम बहुत बड़ा होता है, उसका सेरिबेलम मतलब लाइक पूरा दिमाग बहुत बड़ा होता है, हमसे बहुत अलग होता है, गॉड गिफ्टेड होता है। नहीं बेटा, तुम्हें भी उस गॉड ने बनाया है जिसको उसने बनाया है, ठीक है। उसके पास भी उतना ही बड़ा दिमाग है जितना बड़ा तुम्हारे पास दिमाग है। तो भाई अगर उसके 90% आ रहे हैं, तुम्हारे 70% आ रहे हैं, तो इट्स नॉट तुम्हारे दिमाग की फॉल्ट, कि तुम्हारी फॉल्ट है, क्योंकि तुम अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो कर रहे। उसको पता है भाई स्ट्रैटेजीज, करेक्ट स्ट्रैटेजीज जिस वजह से वो 90% ला रहे हैं, लेकिन तुम्हें नहीं पता है। अब मैंने बता दी है तो तुम भी यहाँ से यहाँ पहुंच जाओगे, मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है। अब चिंता परेशानी की तो कोई बात है नहीं, हमें सिलेबस तो कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, और हमें स्ट्रैटेजी फॉलो करके अपने मार्क्स को बूस्ट करवाना है, ठीक है। तो कोई टैलेंटेड नहीं होता, कोई स्पेशली गॉड गिफ्टेड नहीं होता है, बस वो करेक्ट स्ट्रैटेजी फॉलो करता है, वो अपना चाणक्य वाला दिमाग लगाता है और अपनी स्ट्रैटेजीज और मेथड्स को फॉलो करके मार्क्स ले आता है। कोई टॉपर शॉपर ये सब फिजूल बातें हैं। चलो भाई, अब मैंने बता दी है तुम्हें स्ट्रैटेजीज, अपने दिमाग की नोटबुक में नोट कर लो, और ज्यादा टेंशन परेशानी चिंता करने की कोई बात नहीं है भाई। चिंता करोगे, स्ट्रेस लोगे, सब कुछ भूल जाओगे, काम रह के अपना रिवीजन करो, और लास्ट टाइम में अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए इसी चैनल पर बने रहो भाई। हम छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज तुम्हारे साथ शेयर कर दे जाएंगे, सिलेबस भी कंप्लीट कराएंगे, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाएंगे, और हमारी जो सीरीज आने वाली है उसके लिए भी तुम बहुत एक्साइटेड हो, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। और अगर कोई भी चिंता हो रही है, परेशानी हो रही है, किसी भी चीज में कुछ भी परेशानी हो रही है भाई, नीचे कमेंट में बता दो, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्यारा प्यारा दिल कमेंट कर दो, और अपने नालायक दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दो ताकि उनकी भी हेल्प होती रहे। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।